दोस्तों, मैं आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कुछ मजदूर हैं जो कि एक बाथरूम को आके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं जो कि वीडियोग्राफी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस बाथरूम के अंदर पिछले 45 दिनों से एक लाश दफन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। परिवार के सभी लोग पिछले 45 दिन से इस बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे नहा रहे थे, धो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि इस बाथरूम के अंदर एक लाश है। आखिरकार पुलिस वाले यहाँ पे खुदाई करवाते हैं और एक लाश भी निकल के आती है। और जब लाश बाहर निकल के आती है तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे सभी लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इस लाश में से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद दोस्तों, कॉलोनी में चर्चा होना शुरू हो जाता है। चर्चा ये कि जिसके ऊपर लोग पूरा भरोसा करते थे वही कातिल निकलता है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा इलाके का है। अब दोस्तों, आखिर ये लाश पिछले 45 दिनों से इस बाथरूम के अंदर किसने दफनाई थी, कैसे दफन हुई थी, आज की कहानी इसी के ऊपर है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। और आगरा जिले में ही सिकंदरा थाना लगता है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है रेणुका धाम, और इस कॉलोनी के अंदर एक महिला रहती है जिसका नाम है रूबी शर्मा। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 25 मई 2026 की सुबह तकरीबन 10-11 बजे के आसपास का समय होता है। रूबी शर्मा अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ सिकंदरा थाने पहुंचती है और वहां पे जाके थानेदार साहब के सामने कहती है कि साहब, मेरा पति सुरेंद्र शर्मा, जिसकी उम्र 44 साल के आसपास है, वो 19 मई 2026 की सुबह से ही घर से लापता है। वो शराब पीने का आदी है। सुबह ही सुबह वो मेरे से लड़ा झगड़ा, उसके बाद घर से 5,000 रुपये लिए और फिर घर से निकल गया, लेकिन उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आया। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। साहब, कैसे भी करके आप मेरे पति सुरेंद्र शर्मा को ढूंढ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो थानेदार साहब कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पति को ढूंढ देंगे। तुम ऐसा करो, अपने पति सुरेंद्र शर्मा की पूरी डिटेल लिख के दो और एक तहरीर लिखो जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो, उसका नाम, पता और एक फ़ोटो भी दे जाना, ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सकें। तो रूबी शर्मा क्या करती है, पूरी तहरीर लिख के थानेदार साहब को दे देती है। उसके बाद रूबी और उसका जेठ अनिल शर्मा ये दोनों अपने घर पे वापस आ जाते हैं। रूबी अपने घर के कामों में लग जाती है, लेकिन जो उसका जेठ है अनिल शर्मा, वो अपने भाई को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसका भाई कहीं भी नहीं मिलता। अब दोस्तों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 44 दिन कब गुजर जाते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब 44 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, जो सुरेंद्र शर्मा का भाई है, जो उसका बड़ा भाई है अनिल शर्मा, वो अपनी माँ को लेके राजस्थान के भरतपुर ज़िले जाता है। भरतपुर ज़िले में बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है और वहाँ पे जाके अपनी माँ की पासबुक को वहाँ पे अपडेट कराता है। और जब वो अपडेट कराता है तो उसे बड़ी टेंशन हो जाती है। दरअसल जो इनकी माँ है उसके खाते में जो है उनके पिताजी की पेंशन आती थी, और उस पेंशन को आधी आधी सुरेंद्र शर्मा और उसका बड़ा भाई अनिल शर्मा ये दोनों बांट लिया करते थे। लेकिन अब जाके पता चला है कि जो सुरेंद्र शर्मा है, जो कि घर से गायब है, उसके अकाउंट में से पैसे गायब हो रहे हैं, यानी कि उसके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। अब ये पैसे कौन निकाल रहा है? सुरेंद्र शर्मा के पास एक एटीएम है और उसी एटीएम से ये पैसे निकालता था। अब जो सुरेंद्र शर्मा का बड़ा भाई है अनिल शर्मा, वो भरतपुर से अपनी माँ को लेकर घर पे आ जाता है। तारीख थी 2 जुलाई 2026। 2 जुलाई 2026 की शाम को तकरीबन 6-7 बजे के आसपास का समय होता है। अनिल शर्मा अपने छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा के घर पे जाता है। सुरेंद्र शर्मा वही जो घर से गायब है। अनिल शर्मा जो है अपने छोटे भाई और जो उसकी बीवी है रूबी शर्मा, इन दोनों की बड़ी इज्जत करता था, इसीलिए घर में सिर्फ उसी जगह तक जा पाता था जहाँ पे उसकी माँ रहती थी। उससे आगे वो कमरों में जाता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करता है, रूबी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि रूबी, मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे उसके सही सही जवाब दे दो, और तुम मुझे सही सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। तुम ये बताओ कि जो माँ के अकाउंट में पेंशन आती है, जिसे सुरेंद्र रखता है, वो पेंशन कहाँ गई, कौन निकाल रहा है? सुरेंद्र तो घर से गायब है, एटीएम भी घर पे है, वो पेंशन कहाँ गई? और दूसरी बात ये कि मेरा भाई सुरेंद्र कहाँ गया? तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुम मुझे बता दोगी
तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा कहीं पे भी। अगर तुम्हें मेरे भाई सुरेंद्र के बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे बता दो। अब रूबी जो है वो शांत हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है कि उसका भाई सुरेंद्र गया तो गया कहाँ। वो चुपचाप घर में बैठ जाती है। और जब उसके जेठ अनिल शर्मा को कोई जवाब नहीं मिलता तो इसके बाद अनिल शर्मा क्या करता है, वो अपने घर पे वापस लौट जाता है। रूबी अपने घर के अंदर बैठी होती है और वो सोच रही होती है। और जब वो सोचती है तो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक उसे याद आती है। और दोस्तों वही कहानी मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर ज़िले से। भरतपुर ज़िले में एक जगह लगती है रंजीत नगर, और रंजीत नगर में ही रहते थे राधेश्याम शर्मा। राधेश्याम शर्मा की पत्नी का नाम है कमला शर्मा। राधेश्याम और कमला शर्मा इन दोनों के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम है अनिल शर्मा और छोटे बेटे का नाम है सुरेंद्र शर्मा। सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि राधेश्याम शर्मा जो है भरतपुर ज़िले में एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पद पे काम करते थे। लेकिन साल 2002 में क्या होता है, राधेश्याम शर्मा रिटायर हो जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद राधेश्याम शर्मा सोचते हैं कि क्यों ना भरतपुर से आगरा में जाके रहा जाए, क्योंकि उनके दो बेटे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहीं पे जाके जॉब कर लेंगे या अपना व्यापार कर लेंगे, जो भी करना चाहे उनकी मर्जी है। इसके बाद वो भरतपुर से आगरा ज़िले में आ जाते हैं। आगरा ज़िले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेणुका कॉलोनी है, वहीं पे आके वो अपना घर बना लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़े बेटे अनिल और छोटे बेटे सुरेंद्र की शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, साल 2012 में राधेश्याम शर्मा की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद दोनों बच्चों के सर कंधे पे जो है घर का भार आ जाता है। अब जो बड़ा बेटा है अनिल वो अपनी गृहस्थी को देख रहा था और जो छोटा बेटा है सुरेंद्र वो अपनी गृहस्थी को देख रहा था। साल 2013 में सुरेंद्र के घर पे एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। सब कुछ सही चल रहा था। और साल 2014 में सुरेंद्र जो है अपना खुद का मकान भी बना लेता है, यानी कि वो अपने भाई से अलग रहता था। अब थोड़े समय बाद यानी कि साल 2017 में सुरेंद्र के घर पे एक और बेटी जन्म लेती है। दो बेटियां हो जाती हैं। लेकिन जो सुरेंद्र था उसकी कोई इनकम की एक स्रोत नहीं था, यानी कि वो एक ही जगह पे टिक के काम नहीं करता था। वो कभी किसी कंपनी में काम करता था, कभी डिलीवरी बॉय का काम करता था, यानी कि अलग अलग काम करता था। कभी किसी दुकान पे काम कर ली या कोई मजदूरी वगैरह कर ली, और जो पैसे आते थे वो अपने घर उसी से उसका घर चलता था। घर में दो बेटियां हैं, पत्नी हैं और सुरेंद्र खुद है। इन सभी का खर्चा भी उठना था, इतना पैसा आता नहीं था। अब पैसा कहाँ से आता था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो इसके पिता थे राधेश्याम शर्मा, उनकी पेंशन आती थी और पेंशन जो है इनकी माँ कमला शर्मा के अकाउंट में आती थी। और जो पेंशन आती थी उसे दोनों भाई बांट लिया करते थे। इन दोनों भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बड़ा भाई जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये लेता था और जो छोटा भाई है वो सारे पैसे ले लिया करता था। इसके अवध में जो माँ है वो छोटे भाई के घर में ही रहती थी। अब घर में माँ, बीबी, दो बेटी और सुरेंद्र शर्मा, ये 4-5 लोग ही रहते थे। और पूरे घर का खर्चा जो है पिताजी की पेंशन से चलता था और कोई कमाई का स्रोत नहीं था। पहले तो जो है सुरेंद्र कोई काम कर लिया करता था, लेकिन अब सुरेंद्र ने सारे काम छोड़ दिए। वो शराब पीने का आदी हो गया। उसे सुबह शाम बस शराब ही पीनी थी। और जो उसकी पत्नी है रूबी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में खर्चा आ नहीं रहा है, कहीं से खर्चे हो रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे, सिर्फ खर्चा हो रहा है। इसीलिए रूबी क्या करती है, वो महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। अपने घर में काम खोल लेती है। मोहल्ले कॉलोनी की जो औरतें आ जाती थीं, ब्लाउज वगैरह सिलवा लेती थीं। जो पैसा आता था वो भी घर में खर्च हो जाता था। लेकिन जो सुरेंद्र है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और जब शराब नहीं मिलती थी तो वो क्या करता था, नींद की गोलियां खा लिया करता था। नींद की गोलियां खा के सो जाता था। वो अपनी बीवी के पास आता था, रूबी के पास, उससे पैसे भी मांगता था। वो नहीं देती थी तो उसे मारता था, पीटता था, गाली गुप्ता, हर चीज़ करता था। और जब नहीं मिलती थी तो वो नींद की गोली खाता था, सो जाता था। दूसरे दिन सुबह, दोपहर, शाम ऐसे जागता था। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है। अब दोस्तों होता क्या है, इनके घर में एक बाथरूम था। बाथरूम में जो है जो टॉयलेट सीट है, हिंदी टॉयलेट सीट थी, वो ऊंची थी और अंदर का फ्लोर जो है वो नीचा था। इनकी माँ कमला शर्मा जो है वो आंखों से कुछ देख नहीं सकती थी। उसे बहुत कम दिखाई देता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बाथरूम में घुसती थी तो टकरा जाया करती थी, कभी कभी गिर जाया करती थी। वो अपने बेटे सुरेंद्र से भी बोलती थी और जो अपनी बहू है रूबी, उससे भी बोलती थी कि भाई इसे ऊँची करवा दो, मुझे परेशानी होती है। अब पैसे घर में आते नहीं है तो घर का बाथरूम कैसे ठीक हो, लेकिन सब कुछ चल रहा था। इसके बाद दोस्तों तारीख आती है 18 मई 2026। 18 मई 2026 की शाम को क्या होता है, सुरेंद्र शर्मा जो है वो घर पे आ जाता है
और घर पे आके वो अपनी बीवी से दारू के लिए पैसे मांगता है, लेकिन बीवी के पास पैसे नहीं थे। और जब पैसे नहीं थे तो इनके बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होता है, मारा पीटी भी होती है, सब कुछ होता है। इसके बाद रूबी ने जो है घर में खाना बनाया था और खीर भी बनाई थी। अब वो जो है नींद की दवाई ढूंढ रहा होता है, तो रूबी क्या करती है, उसमें नींद की दवाई खीर में डाल देती है। तकरीबन 18-20 नींद की दवाई खीर में डालती है, खाना सुरेंद्र शर्मा को दे देती है। सुरेंद्र शर्मा खाना खाता है और उस नींद की दवाई वाली खीर को भी पी जाता है। इसके बाद वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है तो उसके बाद दोस्तों वो उठता नहीं है। रूबी सुबह जाती है, उसे देखती है तो जो है सुरेंद्र शर्मा जो है बेसुध पड़ा हुआ था, और जब वो बेसुध पड़ा हुआ था तो वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रूबी को अंदर से डर लगने लगता है, इसीलिए वो सुबह ही सुबह अपने जेठ को फ़ोन कर देती है और जेठ को फ़ोन करके कहती है कि पुलिस आई थी सत्यापन करने के लिए। दरअसल जो सुरेंद्र शर्मा है 2017 में उसका कोई केस रहा होगा, उसके लिए पुलिस जो है रूटीन चेकिंग के लिए और सत्यापन के लिए इनके घर पे आती थी। इसीलिए वो अपने जेठ को अपने घर पे बुला लेती है और वो कहती है कि आप ऐसा करो, मम्मी और दोनों बच्चियों को ले जाओ, मैं घर पे ताला लगा देती हूँ, मैं कह दूंगी सुरेंद्र तो घर पे है नहीं, आप ऐसा कीजिए इन दोनों को ले जाइए। जेठ आता है, दोनों बच्चियों को और माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जेठ का घर इनके घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। अब वो अपने पति सुरेंद्र शर्मा के पास जाती है, उसे चेक करती है। उसे चेक करने पे पता चलता है कि सुरेंद्र शर्मा मर चुका है। दोस्तों ये कहानी का एक रूप है, लेकिन दूसरे रूप में दिखाया गया है कि जो उसकी बीवी है रूबी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसी ने नींद की दवाइयाँ डाली थी और फिर उसी ने रात के समय पे जो है अपने पति की जो है हत्या कर दी थी, गला घोट के। न्यूज़ चैनलों पे ये भी दिखाया जा रहा है। अब उसने हत्या की थी या फिर वो नींद की दवाइयों की वजह से मरा था, ये जब पुलिस पूरी जाँच पड़ताल कर लेगी उसके बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों कहानी दोबारा से शुरू करता हूँ। दोनों बच्चियां और माँ को जो है, जो जेठ है वो अपने घर पे ले गया, उसे कुछ पता नहीं थी। अब रूबी क्या करती है, वो सोचती है कि माँ के जो है, जो उसकी सास है, उसको बड़ी परेशानी होती थी बाथरूम में, क्यों ना इस लाश को बाथरूम में ठिकाने लगा दिया जाए। वो क्या करती है, एक जानने वाले मजदूर को जो है, जानने वाले जो कोई आदमी होता है उसे 400 रुपये देती है और घर पर मलबा मंगवाती है और मलबे को बाथरूम में डलवा देती है और जो मलबा डालने वाले होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रूबी क्या करती है, सुरेंद्र की लाश को खींचते खींचते बाथरूम तक लाती है। बाथरूम में उस मलबे को खुद ही खोदती है और उस मलबे को साइड में करने के बाद अपने पति सुरेंद्र की लाश को वहाँ पे डालती है और फिर बाज़ार जाती है। बाज़ार से जाके नमक लेके आती है, नमक को उसकी पूरी बॉडी पे डाल देती है और फिर ऊपर से उस मलबे को अच्छी तरह से डाल देती है। अब पति को उसने बाथरूम में गाड़ तो दिया था, लेकिन इस राज को छुपाया कैसे जाए। इसके बाद क्या होता है, 19 मई 2026 को वो एक राजमिस्त्री ढूंढती है। राजमिस्त्री को लेके आती है घर पे और कहती है कि इस बाथरूम को पूरे को लेवल कर दो, यानी कि पहले ऐसे था बाथरूम, अब उसे ऐसे कर दो। अब राजमिस्त्री को क्या पता कि घर के अंदर कोई लाश दबी हुई है। वो आता है और सभी को एक जैसा करके ऊपर से प्लास्टर करके एक जैसा कर देता है और जो उसकी मजदूरी बनती है उसे लेता है, वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उसने सब कुछ कर दिया था, अब सिर्फ वो प्लास्टर सूखने का इंतज़ार कर रही थी और प्लास्टर सूखने के बाद वो क्या करती है, वो अपने जेठ को फ़ोन करती है, अनिल शर्मा को। वो कहती है कि जो आपके छोटे भाई हैं वो हमारे घर से लड़के गए हैं और झगड़ के गए, वो शराब के लिए पैसे मांग रहे थे, मैंने पैसे दिए नहीं तो अलमारी में से वो 5000 रुपये लेके यहाँ से चले गए हैं और वो शराब पीने के लिए गए हैं। अब दोस्तों होता क्या है, रूबी ने ये पूरी प्लानिंग कर दी। जो बच्चे और जो सास थी उसे अपने जेठ के यहाँ, अनिल शर्मा के यहाँ पे भेज दिया। पति की लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद में अपने जेठ को फ़ोन करके बोल दिया कि आपके छोटे भैया जो हैं मेरे से लड़ झगड़ के गए, घर से 5000 रुपये और ले गए और शराब पीने की कह के गए हैं। अब एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जो भाई है सुरेंद्र शर्मा वो वापस लौट के घर नहीं आता। अब जब वो लौट के नहीं आता तो ये हर जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, वो कहीं पे नहीं मिलता और जब कहीं नहीं मिलता तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट भी लिखवा दी जाती है तो उसके बाद में भी पुलिस वाले कोई काम करते नहीं हैं। अब जो बड़ा वाला भाई है अनिल शर्मा, वो अपनी माँ को लेके बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है भरतपुर। वहाँ पे जाके जब वो पासबुक लगाता है तो पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई है सुरेंद्र, उसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। इसीलिए वो रूबी से आके पूछता है 2 जुलाई 2026 को कि रूबी तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता दो, पेंशन कहाँ है और मेरा छोटा भाई सुरेंद्र कहाँ है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ और तुमने कुछ किया है तो वो भी मुझे बता दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
रूबी ये सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में सोच रही थी। इसके बाद तारीख आती है 3 जुलाई 2026। 3 जुलाई 2026 की सुबह सुबह रूबी जो है अपने जेठ अनिल शर्मा को फ़ोन करती है और वो कहती है कि आप कह रहे थे ना कि सुरेंद्र कहाँ है। सुरेंद्र जो है घर के अंदर ही है और वो घर के बाथरूम के अंदर है। अब जैसे ही बड़ा भाई ये वाली बात सुनता है तो घर पे दौड़ा दौड़ा आता है। अब घर के अंदर जाता है, बाथरूम को देखता है, उसमें प्लास्टर हो रहा था। तो वो रूबी से पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ है भाई। तो रूबी कहती है कि आपके भाई ने मेरे से झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद उसने फांसी पे लटक के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जो बड़ा भाई है अनिल, उसे रूबी की बात पे विश्वास नहीं होता। उसे मालूम था कि उसका छोटा भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन रूबी ऐसे कह रही है। इसीलिए अनिल शर्मा क्या करता है, तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है। सिकंदरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहाँ पे जाके वो सारी बात बताता है कि बाथरूम के अंदर मेरे भाई की लाश दफन है। मज़दूरों को बुलाया जाता है, तकरीबन 5 मज़दूर आते हैं। फिर बाथरूम को खुदवाया जाता है और जब बाथरूम को खुदवाया जाता है तो उसके अंदर से उसके छोटे भाई सुरेंद्र की लाश निकलती है। और जब उसकी लाश निकलती है तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय पे रूबी और उसका जेठ अनिल शर्मा सुरेंद्र को ढूंढ रहे थे तो मोहल्ले के लोग रूबी से पूछते थे कि कहाँ गया तुम्हारा पति। तो रूबी जो है उन लोगों के सामने रोने लगती थी। तो मोहल्ले के लोग जो है उसे सांत्वना देते थे। वो कहते थे कि देखो, सुरेंद्र कुछ करता तो है नहीं, घर में 2 बेटियां हैं, घर का खर्चा जो बीवी है वो चला रही है और जो उसके पिता की पेंशन आ रही है उससे चल रही है। ये शराब पीता रहता है। अब वो घर से गायब है। अब बताओ, 2 बच्चे और बीवी को छोड़ के ना जाने कहाँ चला गया। सभी लोग कहते थे बेचारी रूबी की ज़िंदगी ही ख़राब है, उसकी किस्मत ही ख़राब है जो उसे ऐसा पति मिला। लेकिन जब लाश बाहर निकल के आती है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसे ये लोग बेचारी समझ रहे थे वही हत्यारी निकली। किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं होता। और जब यकीन नहीं होता तो दोस्तों इसके बाद में सुरेंद्र की लाश को निकाला जाता है और मोहल्ले में पूरे में भीड़ जुट जाती है। रूबी को पूरे मोहल्ले में से लेके गाड़ी तक पुलिस वाले ऐसे घेर के चल रहे थे, तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पे भीड़ लग गई थी रूबी को देखने के लिए कि इसने अपने पति की हत्या करके अपने पति को बाथरूम में सेट कर दिया और पिछले 45 दिनों से उसी बाथरूम को ये इस्तेमाल कर रही थी। इसकी माँ को भी नहीं पता था। उसकी माँ ने तो सोचा, जो सास है उसने सोचा कि मेरी बहू ने बाथरूम ऊंचा करवा दिया है क्योंकि मेरे पैर टकराते थे, मेरे को दिखता नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसी बाथरूम के नीचे सेट है। पिछले 45 दिन से रूबी, उसकी सास और उसकी दोनों बेटियां उस बाथरूम को इस्तेमाल कर रहे थे। रूबी को सब कुछ जानकारी थी, लेकिन उसकी बेटियों को और ना ही उसकी सास को ये जानकारी थी कि उनके जो सुरेंद्र है वो बाथरूम के अंदर ही दफन है। दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उन महिलाओं का नाम याद आता है लोगों को जिन्होंने अपने पतियों को मारा है। चाहे वो चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो, इंदौर की सोनम रघुवंशी हो, चाहे पुणे की सिया गोयल। इन सभी ने अपने अपने पतियों को मारने की जो प्लानिंग की थी, उन सभी से आगे तो ये रूबी निकली। दोस्तों, रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो कंकाल मिला था उसके डीएनए की रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि उससे जानकारी मिल जाए कि ये सुरेंद्र का ही कंकाल है या किसी और का कंकाल है। दूसरी बात, ये परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली क्योंकि सुरेंद्र के गले में एक रुद्राक्षी माला होती थी, उसके हाथ में कड़ा होता था। कपड़े जो हैं वो नमक की वजह से गल चुके थे। परिवार वालों ने पहचान तो कर ली है, लेकिन जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तभी ये कंफर्म होगा कि हाँ, ये सुरेंद्र की ही लाश है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब ये खबर सामने आई तो सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर एक अकेली महिला ये सब कुछ कैसे कर सकती है। लोगों को क्या किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं है कि एक महिला अपने पति की हत्या कर सकती है, उसके बाद घर में खुदाई कर सकती है, वो नमक लेके भी आ सकती है, उसे दफन करके उसके ऊपर बाथरूम को पूरा सेट करा सकती है। सबका मानना ये है कि ज़रूर कोई ना कोई इसके साथ था। अब इसके साथ कौन था या कौन नहीं था, ये पुलिस की जांच पड़ताल में ही पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अब इससे पूछताछ हो रही है।
अगर कोई खबर सामने आती है कि इसके सामने कोई है या नहीं है इसके साथ, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी